Hello friends, in this video we are going to learn about a chapter called Heredity and Evolution from 10th Standard Science with reference to NCERT. So let's start with our introduction of this chapter. तो फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम एक ब्रांच के बारे में, एक नए ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ये दोनों चीज़ें जो हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोलॉजी के, उस ब्रांच को हम कहते हैं हेरिडिटी। तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, उस ब्रांच को जिसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम के दो टॉपिक्स को हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंदर हम दो इस टॉपिक को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया जाता है, ओके। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन जब स्मॉल फेसेस पे होते हैं और स्टेप बाय स्टेप होते हैं और बहुत समय तक होते रहते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट एक इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ओके फ्रेंड्स। जैसे ह्यूमंस स्टेप बाय स्टेप मिलियंस बहुत सालों तक इवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे सालों तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उस चेंजेस के दौरान कुछ स्पीसीज़ जो ह्यूमंस के थे वो इवोल्व कर गए, उनमें कुछ खूबियाँ आने लग गई, धीरे धीरे वो ज़्यादा समझदार होने लग गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, उनके अंदर जो चेंजेस आए हैं, काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस हुए जो काफ़ी धीरे धीरे हुआ उनमें। तो ये सब जो चेंजेस थे वो बेसिकली इवोल्यूशन ही थे। बेसिकली इवोल्यूशन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस के दौरान होता है। तो ये जो वेरिएशन है और हेरिडिटी है, ठीक है, वेरिएशन के कारण ही तो इवोल्यूशन आता है, ठीक है। कुछ चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसके कारण एक सडन इवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन इवोल्यूशन का कारण बन सकता है कोई एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है। और कोई जैसे कि इसे धीरे धीरे उसका इवॉल्व होना, यानी एक ऑर्गेनिजम्स की एक अंदर से वो होती है, क्या कहते हैं, एक उसकी टेंडेंसी होती है कि वो इवॉल्व करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ज़रूर करता है, ठीक है। वो पहले के मुताबिक कुछ बेहतर होने का कोशिश ज़रूर करता है वो, ठीक है। फ्रेंड्स देखते हैं कि ट्रांसमिशन हेरिडिटी क्या होता है। बेसिकली ये ट्रांसमिशन होता है किसी चीज़ का, कैरेक्टर्स का, ठीक है, कैरेक्टर्स का। और ट्रेड्स बेसिकली बायोलॉजी में हम कैरेक्टर को ट्रेड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जेनेटिकली अगर हम कैरेक्टर को स्टडी करें ना, तो उसको हम ट्रेड्स कहते हैं। जेनेटिकली हर एक कैरेक्टर को हम ट्रेड्स कहते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी के इस जेनेटिक ब्रांच में कैरेक्टर को हम ट्रेड्स कहते हैं। फ्रेंड्स जो ट्रेड्स होता है, ठीक है, ट्रेड्स होता है, क्या होता है, ट्रेड्स का ट्रांसमिशन होता है बेसिकली वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है पता है, ये वो कैरेक्टर होते हैं जो बेसिकली गैमेट्स में ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन गैमेट्स यानी कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल वाले सेल्स को हम ट्रेड्स कहते हैं। और कैरेक्टर जो होता है बेसिकली, ये जो कैरेक्टर होता है ये वाला, बायोलॉजी में तो इसका मतलब सेम है, लेकिन इसके और भी मतलब हो सकते हैं। लेकिन ट्रेड्स का मतलब पर्टिकुलरली वो सेल्स जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सेल्स को या उन गैमेट्स को हम ट्रेड्स कहते हैं, जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राउंड कैरेक्टर हो गया, शेप कैरेक्टर, राउंड जो शेप एक टाइप ऑफ कैरेक्टर शेप हो गया, ठीक है, व्रिंकल्ड हो गया, कलर हो गया, ये सब ट्रेड्स जिन जीन्स की वजह से आते हैं उनको हम ट्रेड्स कहते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यही इन सब का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और ये डिफरेंसेस जो होती है कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बीच में, जो ट्रेड्स ट्रांसफ़र होता है तो इसके दौरान कुछ डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं।
पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में। और डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं? बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो दो डिफरेंट सेल्स से प्रोड्यूस होता है। तो दो डिफरेंट सेल्स जब फ्यूज़ करते हैं तो एक नया जो नया रिज़ल्ट बनाएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइडेंटिकल कभी भी नहीं हो सकता, सेम हो सकता है, आइडेंटिकल नहीं हो सकता। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि वेरिएशंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सोमेटिक एंड गैमेटिक, ये दो टाइप के वेरिएशंस होते हैं। और ये बेसिकली जो सोमेटिक होते हैं वो बॉडी में प्लेस होते हैं, बॉडी में होते हैं सब वेरिएशन, और इनहेरिटेड नहीं होते, ट्रांसमिटेड नहीं होते, क्योंकि ये बॉडी में ही होते हैं। मसल्स का इंक्रीज़ होना, तो ये ट्रांसमिटेड कैसे होगा? जब कोई बंदा एक्सरसाइज करेगा तभी उसका मसल इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब ये ऑर्गेनिजम्स अपने बलबूते पे वो कर सकता है, एक्वायर्ड कर सकता है। टेंडेंसी तो होती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने मसल्स को इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन उसको वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वो उसको ट्रांसमिटेडली नहीं मिल सकता, यानी ट्रांसमिट होकर नहीं मिलेगा कभी। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो किसी को कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो सीख तो सकता है। ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन स्पीसीज़ होते हैं वो सब सीखने के लिए होते हैं, उनकी एबिलिटी होती है सीखने की, लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं होगा। वो लैंग्वेज उसका ऐसे नहीं कि ट्रांसमिट कर देंगे या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगी, उसको करना पड़ेगा वो ऑर्गेनिजम्स को काम, ठीक है। वो कैरेक्टर को उसको एक्वायर्ड करना पड़ेगा, वो उसको ऐसे ही पूर्वजों से नहीं मिल सकती, इनहेरिटेड नहीं हो सकती वो कैरेक्टर कभी भी, ठीक है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है, मैंने एग्ज़ाम्पल बता दिया, ये एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेक प्लेस इन अ गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओके। तो गैमेट्स में प्रोड्यूस होता है, गैमेट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, इनहेरिटेड होता है एज वेल एज ट्रांसमिटेड होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है? बेसिकली इनहेरिटेड मतलब होता है बेसिकली सेल्स के द्वारा वो कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिट होने का मतलब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सेल्स के दौरान कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स में तो कभी भी शो नहीं हो पाते, है ना। पेरेंट्स में वो कैरेक्टर कभी शो नहीं हो पाते, लेकिन ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर ज़रूर हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डोमिनेंट हो जाते हैं वो कैरेक्टर, तभी वो दिख पाते हैं। तो वहाँ पे वो पेरेंट्स में रिसेसिव होते हैं और वहाँ पे वो कैरेक्टर डोमिनेंट होने लग जाते हैं एक डोमिनेंट जीन्स के थ्रू, जब उनको एक डोमिनेंट जीन्स मिल जाता है, ये पढ़ेंगे हम आगे जाके। लेकिन ये जो चीज़ होता है ये इनहेरिटेड हो जाता है, ठीक है। तो वो कैरेक्टर उसमें दिखने लग जाते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटेड, इनहेरिटेड में तो वैसे यही है चीज़ कि इनहेरिटेड में सेल्स के द्वारा कुछ चीज़ें नहीं होती है, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सेल्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसमिटेड हो रहा है। और बेसिकली इन दोनों को सेम ही माना जाएगा, ठीक है। ये दोनों शब्द इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड, रिप्रोडक्शन के दौरान ये ट्रांसमिटेड भी हो सकते हैं और इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। यानी कोई ऐसा कैरेक्टर जो उनके पेरेंट्स में तो नहीं था, लेकिन उनके पेरेंट्स में वो कैरेक्टर की थोड़ी बहुत डीएनए सैंपल थे, लेकिन वो डोमिनेंट फेज़ में नहीं था, लेकिन ऑफस्प्रिंग में वो डोमिनेंट फेज़ में हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइट, स्किन, ठीक है फ्रेंड्स।
ये चीज़, ये जो वर्ड है इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, और काफ़ी सिंपल वे में, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। देखिए फ्रेंड्स, इनहेरिटेड और ट्रांसमिटेड, ये दो वर्ड का मतलब क्या है? जैसे फ्रेंड्स, जो करेक्टर अगर एक ऑफस्प्रिंग में जो आ रहा है पेरेंट्स से, तो वो दोबारा फिर ऑफस्प्रिंग से, आई मीन वो जब ऑफस्प्रिंग एक पेरेंट फॉर्म लेगा तो वो फिर वो एज अ पेरेंट ट्रांसफ़र कर पाएगा उस करेक्टर को अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो वो जो करेक्टर होते हैं वो ट्रांसमिटेड भी हो सकते हैं, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ सकते हैं, और दोबारा वो ऑफस्प्रिंग जब पेरेंट्स की फॉर्म में आएगा तो वो दोबारा वो भी फिर उस करेक्टर को, यानी ऑफस्प्रिंग भी अगर चाहे तो उसको ट्रांसमिट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, इनहेरिटेड यानी ऑफस्प्रिंग ले भी सकता है उस करेक्टर को और दोबारा उसको आगे अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर भी कर सकता है। इस तरह आप समझ सकते हैं, ये ज़्यादा आपको ईजी लगेगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। फ्रेंड्स, अब देखिए कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन किस तरह होता है। तो वेरिएशनल जो होता है वो बेसिकली हमने देखा था कि दो तरीके से हो सकता है, यानी दो तरीके के होते हैं, गैमेटिक और सोमेटिक, जो सेल्स में डिवीज़न के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो सेल्स में डिवीज़न के थ्रू जो वेरिएशन होता है, उस दौरान जब कुछ कैरेक्टर्स उस समय भी जाते होंगे, यानी उस समय भी कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते होंगे, और जब गैमेटिक वेरिएशन के दौरान भी कुछ कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते होंगे। तो इस टाइप के वेरिएशंस को हम सेक्सुअली भी हो सकते हैं और एसेक्सुअली भी हो सकते हैं। और ये अपीयर इन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हेन ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई। वेरिएशन आर फ्यूअर, यहाँ पे वेरिएशन कम देखने को मिलता है, बिकॉज दो जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, तो उनके जो जीन्स होते हैं वो भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग होता है फिर वो भी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशंस उसमें नहीं होते। ज़्यादातर गैमेट्स के, यानी केमिकली अगर हम उनके गैमेट्स को, यानी केमिकली उनके वेरिएशन को स्टडी करें तो हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिज़िकली हमें कोई वेरिएशन देखने को इतना नहीं मिलता। तो अकर्स ये क्यों होता है? ड्यू टू द इनएक्यूरेसी इन डीएनए, बहुत स्मॉल इनएक्यूरेसी होती है, बहुत थोड़ा सा चेंजेस होता है डीएनए में। और ये जो होता है, ये दूसरे टाइप जो है, ये लार्ज वेरिएशन के दौरान होता है, और ये अकर ड्यू टू द क्रॉस ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, जब सेपरेशन हो रहा होता है और फिर म्यूटेशन हो रहा होता है, सेपरेट होते हैं फिर म्यूटेट होते हैं, ठीक है। यानी 1 से 2, 2 से 3 मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट होती है, ओके। तो उस दौरान होता है ये वेरिएशन। अब देखते हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या इम्पोर्टेंस है, वेरिएशन होता है तो क्यों होता है? तो बेसिकली काफ़ी सिंपल सा रीज़न है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन जो है वो बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ठीक है, किस चीज़ का नेचर, वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, जो बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस होते हैं उनके वेरिएशन के, उनमें जो वेरिएशन होता है उसके डिफरेंट एडवांटेजेस होते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं, फिर यहाँ पे भी एक कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक्चुअली में जैसे कि मान लो किसी की रीजनिंग करने की, या किसी चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को डेप्थ में समझ कर उसको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती है, और किसी को ऊपर से चीज़ें समझकर ज़्यादा समय तक उसके माइंड में स्टोर रहता है। तो जिसको कम पढ़कर भी ज़्यादा उसको स्टोर रहता है माइंड में, लेकिन वो उसकी वेरिएशन है दोनों में, और दोनों का ही जो वेरिएशन है वो एज ए एडवांटेज उसको बेनिफिट होगी, यानी एज ए एडवांटेज भी हो गया दोनों की, ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेज ही है। जैसे हम ज़्यादा डिटेल में ना पढ़े तो उसका डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर हम ज़्यादा समय तक दिमाग में रख रहे हैं तो वो नॉलेज, हमारी छोटी सी नॉलेज भी किसी किसी समय पर काम कर जाती है।
चाहे उसको हम डीप में पढ़े हुए नॉलेज को याद रखें या ऊपर वाले नॉलेज को, इन दोनों पर्सनस के लिए कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होती है। ऐसे ही अगर यहाँ पे थर्मोस्टैटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली हीट में ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करते हैं, तो वो हीट वेव में और भी ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेंगे, यानी हीट्स की सिर्फ वेव होगी, हीट एक्चुअल फायर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हीट वेव में वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करते हैं। तो ये एक वेरिएशन है जो उनको और अदर बैक्टीरिया से वेरिएंट करते हैं, यानी काफ़ी अलग होते हैं वो बैक्टीरिया। तो ये वेरिएशन उनको एक एज ए एडवांटेज भी प्रोवाइड कराती है। ओके फ्रेंड्स, और मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन एक्चुअली क्या है स्पीसीज़ के लिए ना, बेसिकली वो इंक्रीज़ करती है चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है तो बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम भी ट्रेंड होता है उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के प्रति। ओके, और उसको ट्रेंड अपने आप नहीं होता, वो बेसिकली एक्सरसाइज से करना पड़ता है। ओके फ्रेंड, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं जो अदर माइक्रोब्स से लड़ते हैं, जो जर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, तो उनसे वो लड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ ऐसे एक एज अ वेरिएशन एग्जांपल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। ईयर लोब्स और अटैच्ड ईयर लोब्स जो होते हैं वो 2 वेरिएंट होते हैं जो ह्यूमन में फाउंड होते हैं। एज अ वेरिएशन है ये। ओके, इसका कोई एडवांटेज है कि नहीं है ये नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल इसका बता दिया। ओके, एग्जांपल क्या बताया था मैंने इसका, चांसेस इंक्रीज करते हैं बेसिकली सर्वाइवल के, है ना। जैसे कि हम अपने अच्छे फिटनेस, अगर फिटनेस यानी हमारी फिटनेस जो है वो पहले डिफरेंट है और बाद में हम उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, तो हम अपनी फ़िटनेस में थोड़ी वेरिएशन लाते हैं। तो एज अ वेरिएशन हमने जब क्रिएट किया तो उस एज अ एडवांटेज भी हमें उसका मिला। ठीक है, तो ये चीज़ बताना चाहता था मैं, एज अ एग्ज़ाम्पल इसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर इस चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता है हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी एक्चुअली में इनिशियली सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड कराया गया था मेंडल के द्वारा। ओके, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये हेरिडिटी नाम का फिनोमिना, एक एक्चुअली फिनोमिना है ये, और ये फिनोमिना उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस क्या है, एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर्ड होती है। ओके, ग्रेगर जोहान मेंडल, ये इनका पूरा नाम है, और इनका जो लाइफ एक्सपेन है जो इनका 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1884 में इनका निधन हुआ था। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन अ प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन करवाना प्लांट का एसेक्सुअली, और हाइब्रिडाइजेशन मतलब डिफरेंट स्पीसीज़ को कंसिडर करना। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना। ठीक है फ्रेंड्स, ही प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली प्लांट्स को कंसिडर किया था, लेकिन प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है ना। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। ओके, और इतना पॉसिबल भी नहीं होता। तो मेंडल वॉज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही डिस्कवर्ड अ सब ब्रांच ऑफ जेनेटिक विच इज़ हेरिडिटी। ओके, और प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल कौन कौन से थे, तो बेसिकली उन्होंने पीजम सेटिवियम, एक प्लांट है उनके गार्डन में, एक पौधा था मटर का, उसको सिलेक्ट किया। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर को यूज़ किया था।
ठीक है, गार्डन के मटर के पौधे थे उनके। तो कैरेक्टर कौन कौन से थे, जैसे कि सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, और फ्लावर का कलर हो गया, और वो जो फ्लावर के बाद उसका जो फल आता है जिसको बेसिकली मटर कहते हैं ना, उसका शेप कैसा है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप समझ सकते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम नाम देते हैं एक को जो अच्छा कैरेक्टर है, यानी दिखने में सही माना जाता है। अब एकदम सूखा मटर तो कोई लेगा नहीं ना, एकदम पिचका हुआ मटर, एकदम जिसमें दाने होंगे अच्छे, गोल गोल दाने होंगे, वो मटर ज़्यादातर कोई चेक करेगा, उसको अच्छा माना जाएगा। तो जो अच्छा वाला मटर होता है बेसिकली उसको हम उस मटर का जो कैरेक्टर है अच्छा वाला, उस कैरेक्टर को नाम देते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और जो थोड़ा सा पिचका हुआ होता है, जो अच्छा नहीं होता, उसको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। और दोनों में ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, एक राउंड है तो एक तरफ रिंकल्ड है। ये दोनों एकदम एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो मैंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जो मटेरियल लिया था वो कौन कौन से मटेरियल थे, बेसिकली हमें पता है। पहला तो उनका गार्डन का सेटिवम पिसम सेटिवियम था, गार्डन का पौधा, ये नाम है, इसको हम बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं। ओके, एज हिज एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज ऑफ, क्यों लिया एज अ मटेरियल, जो मेन मटेरियल था इनका, तो क्यों लिया इन्होंने, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इनकी, और डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। देख के भी हम पता कर सकते हैं कि ये गोल मटर है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये पिचका हुआ है तो ये रिसेसिव ट्रेट होगा इसके अंदर। ओके, शॉर्ट लाइफ एक्सपेरिमेंट था, तो एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा समय तक करना नहीं पड़ा था। तो ये सब कुछ बातें थी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली अलाउज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी तो कराना ज़रूरी है F2 जनरेशन के लिए। तो F2 जनरेशन को भी चाहिए था हमें, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल था, इसीलिए हमने इसी को कंसिडर किया। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, और उसके वजह से हम लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन को स्टडी कर पाते हैं, इसीलिए हमने इसको लिया था। मैंडल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट टू स्टडी अ कैरेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन भी किया F1 जनरेशन के लिए, और जो F1 जनरेशन का फिर क्रॉस पॉलिनेशन किया। उन्होंने फिर देखा कि जो प्रोजेनीज आ रही है या जो ऑफस्प्रिंग है वो उनके कैरेक्टर किस तरह डिफरेंट है पेरेंट्स से, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो कि काफ़ी सिंपल होता है एज अ बेस फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसी से फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस भी समझते हैं। तो पहले मोनो हाइब्रिड देखते हैं। तो क्रॉस बिटवीन द टू पी प्लांट विद अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड अ मोनो हाइब्रिड कैरेक्टर। तो इसमें एक टाइप के कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं। टाइप ऑफ कैरेक्टर मतलब जैसे शेप एक कैरेक्टर है, एक टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है, और अगर हम शेप और कलर को स्टडी करेंगे तो डाई हाइब्रिड हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो मोनो हाइब्रिड बेसिकली स्टडी ऑफ वन टाइप ऑफ कैरेक्टर एंड क्रॉसिंग टू प्लांट्स एंड बोथ हैव अ सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर। अगर मैं कहूँ कि एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है, तो टाइप ऑफ कैरेक्टर क्या है, हाइट, और हाइट क्या है, दोनों प्लांट का सेम है। दोनों प्लांट का हाइट जो टाइप ऑफ कैरेक्टर है दोनों प्लांट का सेम है। टाइप ऑफ कैरेक्टर दोनों प्लांट का सेम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो बेसिकली कैसे करवाते हैं, देखिए हम जीन्स लेते हैं, पेरेंट जीन्स लेते हैं टॉल प्लांट का, कि इसमें सारे डोमिनेंट जीन्स होंगे और इसमें सारे रिसेसिव जीन्स होंगे, एक भी डोमिनेंट नहीं होगा। और डोमिनेंट क्यों नहीं होगा, डोमिनेंट होता है तो फिर ये टॉल हो जाता है, फिर वैसे पॉसिबल नहीं होता। तो मान के चलते इसमें जो जीन्स है, पेयर ऑफ जीन्स है, वो सारे डोमिनेंट है, और इसमें पेयर ऑफ जीन्स जो है वो डोमिनेंट नहीं रिसेसिव है। तो यहाँ से एक पेयर उठा लेते हैं, इन दोनों में से एक ले लेते हैं। और एक क्यों लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांसफ़र कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के दौरान या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वहाँ पे जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है वो 50% होता है,
ओके, इसीलिए हम इसमें से दो में से सिर्फ एक ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी दो में से एक ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, F1 जनरेशन हमें मिलता है। F1 जनरेशन में जितने भी वो होते हैं, जितने भी प्रोजेनीज होते हैं वो सारे टॉल होते हैं, ओके, जितने भी प्लांट्स होते हैं आप कह सकते हैं। और जब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो यहाँ पे भी दो चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे किस तरह होता है देखिए, यहाँ पे पोनेट स्क्वायर बनाते हैं, और पोनेट स्क्वायर का इन्वेंट किसने किया था, ये मेथड किसने दिया था, पोनेट स्क्वायर मेथड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। तो बेसिकली पोनेट स्क्वायर को ये जो मेथड है एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, उनका नाम वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली इसको किस तरह किया जाता है, कैपिटल टी जो होता है वो कैपिटल टी से कंबाइन करते हैं, और इसी कैपिटल टी को फिर स्मॉल टी से भी कंबाइन करते हैं। सिमिलरली इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से और इस स्मॉल टी को स्मॉल टी से। जो रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिलता है टॉल टॉल टॉल, और इसमें दोनों रिसेसिव है तो ये ड्रॉफ। अगर एक भी डोमिनेंट होता है तो टॉल होता, जैसे इसमें देखने को मिला हमें इन दोनों में। तो इन दोनों का जो जीनोटाइप रेशो होगा वो सेम होगा, इनको सेम काउंट करेंगे 1 और 2, ओके। तो इसलिए इसको 2 बीच में रखा और 1 जो है इधर, ठीक है। इसको 1 माने, इसको 2 सेम टाइप के जो होते हैं जीनोटाइप रेशो उनको एज अ सेम काउंट करते हैं, और एक ड्रॉफ। और जीनोटाइप रेशो जो है, आई मीन फिनोटाइप रेशो जो होगा वो हम देखने से हमें कैसा लग रहा है, ठीक है। जीन्स हमें सेम नहीं देखना है, इसमें हमें अपीयरेंस देखना है कैसा है। तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 टॉल है और 1 ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप। अब इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक टेबल है जिसको आपको सिर्फ समझना है। ये कुछ टाइप है, ग्रीन, येलो, एक्सियल, टर्मिनल पोजीशन है जो फ्लोर के, वो एक्सियल है यानी स्टैम्प्स पे, डालियाँ पे होती है ज़्यादा, और ये टर्मिनल यानी एंड पॉइंट पे होती है बेसिकली। यहाँ पे जो पौधा होगा किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, आई मीन फूल जो होता है। स्टैम्प की हाइट बड़ी छोटी होती है, बताइए आपको। जो टॉल और जो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं जैसे टी और टी, ये उसमें दोनों जो जीन्स है वो डोमिनेंट ट्रेड के हैं, और इसमें जो जीन्स है वो रिसेसिव एलील्स के हैं। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स बेसिकली वेरिएंट ऑफ डीएनए होते हैं। डीएनए के बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, ओके। डीएनए में जीन्स होते हैं, उसके बहुत सारे जीन्स होते हैं, उनके वेरिएंट्स होते हैं, ओके। 1 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव इसमें है। अगर इसमें मान लो जो टाइप ऑफ जीन्स होते हैं वो सेम होते हैं तो प्योर होमोजेनिक कंडीशन होता है इन दोनों में, और इसमें जो डिफरेंट होते हैं टाइप ऑफ जीन्स तो हेटेरोजीनियस होते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने देख ही लिया। फिज़िकल अपीयरेंस होता है फिनोटाइप, और जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक अपीयरेंस भी कह सकते हो, और जेनेटिक अपीयरेंस आपको पोनेट स्क्वायर बनाकर पता चलता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या देखने को मिला, तो F1 प्रोजेनी वर टॉल एंड नो मीडियम हाइट प्लांट। तो F1 में तो सारे टॉल थे, F2 में जो थे वो कुछ उनमें से एक जो था वो शॉर्ट था, 4 में से 1, और 4 में से 3 जो है टॉल थे। ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। कैरेक्टर्स लाइक कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट ट्रेट है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सप्रेसिव इटसेल्फ। ये अपने आप को इटसेल्फ खुद पे खुद यानी रिसेसिव की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन रिसेसिव ट्रेट जो होता है उसको ज़रूरत पड़ती है डोमिनेंट, उसको अगर खुद को रिप्रेजेंट करना है तो या तो दोनों जीन्स जो होते हैं, जो दोनों पेयर में जो पेयर में जीन्स होते हैं वो दोनों ही क्या होने चाहिए, रिसेसिव होने चाहिए, तभी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर मान लो उसमें अगर एक भी डोमिनेंट आ गया तो डोमिनेंट ही रिप्रेजेंट होगा, रिसेसिव रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर मान लो पेयर ऑफ जीन्स में एक ही रिसेसिव है
तो कभी वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन डोमिनेंट में ऐसा नहीं है। डोमिनेंट में पेयर ऑफ जीन्स में अगर एक भी रिसेसिव जीन्स है तो रिप्रेजेंट करेगा अपने करेक्टर को, अगर एक भले ही रिसेसिव हो और एक डोमिनेंट हो। तो डोमिनेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है एक जीन्स पेयर में, एक जीन्स होकर भी। डायहाइब्रिड क्रॉस अब देखते हैं फ्रेंड, काफ़ी इजी है। ओके, सिर्फ एक टेक्निक होनी चाहिए समझने की, और सही टेक्निक होनी चाहिए। अ क्रॉस बिटवीन अ टू प्लांट हैविंग अ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड अ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ कैरेक्टर को इसमें क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। दो टाइप ऑफ कैरेक्टर में आप समझ सकते हैं कि हाइट और कलर। ओके, शेप और कलर। बेसिकली इसमें अभी शेप और कलर का लिया है। ओके, जिस तरह हम शेप और कलर का करेंगे उसी तरह हम हाइट और फिर उसका करेंगे, क्या कहते हैं, हाइट और अदर कैरेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे किस तरह किया जाता है, जो पेरेंट जनरेशन के गैमेट्स होते हैं, ओके, उनके गैमेट्स वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ से हाफ आता है, यहाँ से हाफ आता है। ओके, ये 4 है तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर यानी 2 पेयर ऑफ जीन्स आए। यहाँ पे 4 जीन्स थे तो यहाँ पे 2 जीन्स आए, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2। ओके, अब फिर इनको कंबाइन करते हैं, ये कंबाइन होते हैं। ओके, इस तरह इसको किस तरह पॉनेट स्क्वायर बना के कर सकते हैं या सिंपल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इस आर को स्मॉल आर के साथ जोड़ेंगे और इस आर को कैपिटल वाई के साथ नहीं जोड़ेंगे। ओके, इसको सिर्फ स्मॉल आर के साथ जोड़ेंगे और इसको वाई के साथ, कैपिटल वाई के साथ। अब इसको जब ऑब्टेन करेंगे तो इसके बाद हम F1 का सेल्फ पॉलिनाइजेशन करेंगे। ठीक है, या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन किस तरह करवाया जाता है, पॉलिनाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे किस तरह कॉम्बिनेशन करते हैं, बेसिकली आर और स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। किस तरह होता है, बेसिकली ये जो आर है इसको बड़े वाले के साथ मैच करते हैं। ओके, ये जो कैपिटल आर है इसको कैपिटल वाई के साथ मैच करते हैं और इसी कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ। सिमिलरली स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ और इसी स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी तरह होता है ना। आप इधर से भी समझ सकते हैं, इसको इसके साथ मैच करना है, इसको इसके साथ। पॉसिबल पेयरिंग जिस तरह हो सकती है वो यही हो सकती है, पॉसिबल पेयरिंग। और कोई तरीका तो नहीं है ना पेयरिंग करने का। तो जो पॉसिबल पेयर्स बनते हैं उनके क्या करते हैं हम, पॉलिनाइजेशन क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने पे हमें F2 जनरेशन मिलता है। जब ये F2 जनरेशन मिलता है तो ये कुछ इस तरह में मिलेगा। ओके, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका इसके पूरे के साथ कराते हैं, इसका भी इस पूरे के साथ। एक को किस तरह कराया जाता है, जैसे एक को हमने कराया वैसे ही अगले को भी होगा। ठीक है, ऐसे करते करते कितने बनेंगे, 4 × 4 60। ओके, फिनोटाइप रेशो जो होता है, फिनोटाइप रेशो वो बेसिकली इसमें देखने वाली चीज़ होती है, यानी हमें देखने से ही किस तरह हमें अपीयरेंस मिल रहा है। जीनोटाइप इतना कंसिडर नहीं करते हैं। एक्चुअली में ये तो जीनोटाइप रेशो है, फिनोटाइप तो नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स,
देखिए राउंड एंड येलो का मतलब क्या है, राउंड मतलब कैपिटल आर, येलो का मतलब है कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई जो है वो भी डोमिनेंट है, कैपिटल आर भी क्या है, डोमिनेंट है। देखिए फ्रेंड्स, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली हम उनको कंसीडर करेंगे जो अगर डोमिनेंट है तो एक भी होगा तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर एक भी कैपिटल वाई होगा तो वो क्या होगा, येलो होगा, और एक भी अगर इस कैपिटल आर है तो वो राउंड होगा। येलो के लिए क्या चाहिए, कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई क्या है एक्चुअली में, वो ग्रीन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या, राउंड और ग्रीन। कैपिटल आर क्या है, राउंड, तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। ग्रीन क्या है, ग्रीन अगर स्मॉल लेटर से है, ओके, तो वो रिसेसिव है। स्मॉल लेटर हमेशा रिसेसिव होता है, ये हमेशा याद रखना है। तो रिसेसिव हो रहा है तो हमें वाई और वाई चाहिए, स्मॉल वाई या स्मॉल वाई, ओके। और कैपिटल आर सिंगल भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें 2 स्मॉल वाई देखना है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, फिर इसके बाद ये 3 हो गया, ठीक है। और इसके बाद कोई और तो है नहीं, तो ये 3 हो गया। व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, व्रिंकल्ड और ग्रीन मतलब व्रिंकल्ड के लिए हमें कैसा चाहिए होता है, व्रिंकल्ड के लिए हमें कैसा चाहिए होता है, स्मॉल आर, देखते हैं। व्रिंकल्ड के लिए हमें स्मॉल आर चाहिए होता है, तो स्मॉल आर होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। और ग्रीन के लिए हमें कैसा चाहिए होता है, ग्रीन के लिए हमें चाहिए होता है स्मॉल और वाई, स्मॉल वाई, यानी दोनों स्मॉल है तो हमें एक ही मिलेगा फिर, ठीक है। व्रिंकल्ड और ग्रीन, 9 3 वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल वाला तो आएगा ही। व्रिंकल्ड जो है स्मॉल आर है, व्रिंकल्ड और येलो, व्रिंकल्ड और येलो अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर 2 बार होना चाहिए, और स्मॉल कैपिटल वाई 1 बार होना चाहिए। 2 बार भी होगा तो चलेगा, 1 2 3 यही होगा, ओके। तो ये व्रिंकल्ड और येलो हो जाएगा, ओके। ये होगा येलो, ओके। और येलो क्या है हमारा, कैपिटल वाई, ओके। येलो हमारा डोमिनेंट है, ओके। और व्रिंकल्ड और ग्रीन देखेंगे तो दोनों स्मॉल आर और स्मॉल आर वाई और स्मॉल वाई एक ही है लास्ट वाला, ओके। ऑब्जर्वेशन हमें देखना है इसमें। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई जब क्रॉस किया गया है, स्मॉल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है।
तो F1 जनरेशन जो थी उसमें सारे जो थे वो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, राउंड और येलो, ठीक है, सारे राउंड और येलो थे। अब कोई बोलेगा कि व्रिंकल्ड क्यों नहीं थे, ग्रीन क्यों नहीं थे? तो ग्रीन और व्रिंकल जो है रिसेसिव ट्रेट्स है, अब वो फिजिकली अपीयरेंस में नहीं आते। ओके, जो ट्रेट्स हमें देखने को मिलता है उसे डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और वही हमें फिजिकल अपीयरेंस में भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट आर पैरेंटल फेनोटाइप एंड टू मिक्सचर रिकॉम्बिनेंट्स राउंड एंड येलो व्रिंकल, इन सबको जब कंबाइन करते हैं, जो इनका प्लांट्स होते हैं वो इस जो प्लांट्स का फिनोटाइप रेशो होता है वो कुछ इस तरह, सॉरी ये जीनोटाइप रेशो है, क्योंकि हमने इनके जीन्स के कॉम्बिनेशन को कंसिडर किया है, और इनके जीन्स के कॉम्बिनेशन में एक डोमिनेंट कैरेक्टर सब में था ही, तो ये फिनोटाइप रेशो भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से। तो फ्रेंड्स, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग इसको जज करना होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो कि दोनों सेम ही होते हैं इसमें। कॉन्क्लूज़न के लिए देखें तो राउंड और येलो जो सीड्स होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगे। ओके, और अक्रेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन सो डैट द जीन्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने रेशो 4 और पहले कितने थे 3, तो एक ज़्यादा यहाँ पे आया है, एक न्यू टाइप ऑफ, तो यहाँ पे येलो और न्यू टाइप ऑफ जीनो combination shows that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other, किसी पर डिपेंड नहीं करते। और ये जो ट्रेट्स होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं? ओके, तो ये जो जीन्स जो होते हैं ना वो ट्रेट्स यानी हाइट हो गई, ठीक है, तो हाइट जो होती है ये सब हाइट हो गई, कलर हो गया, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टर और जीन में आपको अंतर पता ही है, ठीक है, जिस टाइप के जीन से जिस एक पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर शो होता है उस टाइप के जीन्स को हम ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, यानी कैरेक्टर को अगर हम जेनेटिकली अगर क्लासीफाई करें तो उसे हम एज अ ट्रेट नाम से बताते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग किस तरह होता है? तो ये डेफिनेशन था सेक्स डिटर्मिनेशन, एक ऑफस्प्रिंग का सेक्स को डिटरमाइन करना। और डिटरमाइन ऐसा भी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट होगा, परसेंटेज के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं कि 50% होगा चांस, बेसिकली 50% ही होता है दोनों का, है ना, दोनों टाइप के मेल हो या फीमेल हो, दोनों के चांसेस जो होते हैं वो 50% होते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इन्वायरमेंटल और जेनेटिक। इन्वायरमेंटल अगर देखा जाए तो कैसे? इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर, जैसे कि टर्टल जो होते हैं उनमें मेल हो फीमेल हो टेम्परेचर के बेसिस पे होता है, यानी एक एक्सटर्नल फैक्टर डिसाइड करता है कि जो जेंडर होगा किसी ऑर्गेनिज्म का वो क्या होगा, वो डिसाइड एक एक्सटर्नल फैक्टर करता है जो कि टेम्परेचर होता है टर्टल जैसे ऑर्गेनिजम्स के केस में। तो इन सम एनिमल्स जैसे जेनेटिकली भी ये डिटरमाइंड होता है, जेनेटिक रीज़न भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी जेंडर को डिटरमाइन करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि ह्यूमन जेंडर इंडिविजुअल इज़ डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्रोमोसोम। कौन कौन से होते हैं और इनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यही डिटरमाइन करते हैं जेंडर को ह्यूमंस के केसेस में। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये सेक्स क्रोमोसोम्स होता क्या है।
इन ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46। ओके, आउट ऑफ 46 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते। इनमें से फिर लास्ट वाला जो पेयर होता है वो हेल्प करता है, डिसाइड करता है, हेल्प करता है जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल को डिसाइड करने में, और इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दिस शोज डेट द हाफ, ये क्या बताता है कि जो हाफ चांसेस होंगे, यहाँ पे अभी देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। हाफ द चिल्ड्रन विल बी अ बॉय एंड हाफ will be a girl, and all children will be inherited a X chromosome from their mother, and regardless whether they are a boy or girl, they the sex chromosome of the children will be determined by what they inherited from their father, okay, and not from their mother. तो बेसिकली जो जेंडर डिसाइड करने में जो सेल्स, जर्म सेल्स इम्पोर्टेंट होता है वो फादर का होता है, ना कि मदर का। ओके, बिकॉज क्योंकि इनमें तो टाइप जो होते हैं दोनों एक्स ही होते हैं, और इसमें एक्स वाई होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर एक भी कॉम्बिनेशन मान लो यहाँ से एक्स है और यहाँ से भी एक्स है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ से भी दोबारा टाइम में एक्स आएगा लेकिन डिफरेंट यहाँ से आता है, और यहाँ से डिफरेंट आएगा, मान लो यहाँ से दोबारा एक्स आ गया तो फीमेल दोबारा है, लेकिन यहाँ से मान लो एक बार इस बार वाई आ गया तो ये यहाँ से दो अलग अलग आ जाते हैं, इसीलिए चांसेस डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मान लो ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है, तो कॉम्बिनेशन जो भी बनते हैं वो सारे एक ही जेंडर को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे ये सेम नहीं है। इनका तो जो जीन्स होता है वो सेम होता है, पेयर ऑफ जीन्स में जो इंक्लूड होते हैं वो सेम होते हैं, इसमें पेयर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते, एक्स और वाई होता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं, हेरिडिटी तो हमारा ख़त्म हो गया। हेरिडिटी बेसिकली क्या था, हमने उसमें देखा कि किस तरह जो F1 जनरेशन होता है उसके करैक्टर कैसे F2 जनरेशन में शो होते हैं और मैक्सिमम होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं कि इवोल्यूशन यानी बिट बाय बिट यानी स्टेप बाय स्टेप चेंजेस की वजह से किस तरह ऑर्गेनिज़म इवॉल्व करता है, और इवोल्यूशन कभी भी क्या होता है, प्रोग्रेस से इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। ये चीज़ भी हम समझेंगे, समझने के लिए तो अभी भी समझ सकते हैं लेकिन वहाँ पर समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो बेसिकली एक सीक्वेंस में होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। ग्रेजुअल चेंज मतलब ऊपर की ओर भी होता है, नीचे की ओर भी होता है, यानी एक स्पीसीज़ जो होता है वो उसमें जो चेंजेस होते हैं, जिस तरह वो इवॉल्व करता है वो उसके एडवांटेज में भी होता है और उसके डिसएडवांटेज में। यानी मान लो जैसे ह्यूमन स्पीसीज़ जो है वो कच्चा मीट खाने लग गई, अब वो फिर थोड़े साल बाद वो इवॉल्व होकर वो पका हुआ मीट खाने लग गई, ठीक है। तो उसका इवोल्यूशन हुआ ना, उनका खाने पीने का थोड़ा तरीका बदल गया। लेकिन जब वो आग जो था, उन्होंने आग का वो किया, आग को इन्वेंट किया, तो वो क्या था, उससे उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिला। लेकिन हो सकता है कि मान लो उन्होंने कुछ और चीज़ें उनके अंदर इवॉल्व हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा सोचने लग गए तो उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी करने लग गए। तो ये जो इवोल्यूशन था इस टाइप का, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ गलत एक्सपेरिमेंट किया, तो इससे उनका इवोल्यूशन हुआ तो सही, लेकिन वो उससे उनका एडवांटेज के रूप में नहीं हुआ, डिसएडवांटेज, यानी उसका जो रिज़ल्ट आया वो डिसएडवांटेज हुआ। ऐसा नहीं है इवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट होता है वो वैसे एडवांटेज में ही होता है, डिसएडवांटेज के साइड में भी हो सकता है। और ये इवोल्यूशन जो होता है, मान लो कोई स्पीसीज़ बिल्कुल चेंज हो गई, वो 4 पैरों से चलते चलते 2 पैरों पे चलने लगे, ह्यूमन स्पीसीज़, तो वो एक दिन में नहीं हुआ होगा, 10 साल में नहीं हुआ होगा, क्या पता 10,000 साल में हुआ होगा, क्या पता 2,000 साल में हुआ होगा, क्या पता 1,000 साल में हुआ होगा। तो कम समय में नहीं होता, बहुत समय लगता है इसको, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड न्यू स्पीसीज़ जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं,
ड्यू टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कैसे होता है? न्यू टाइप ऑफ सेल्स कॉम्बाइन होते हैं बिकॉज ऑफ न्यू टाइप ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन दिस एंड दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि इवोल्यूशन एज ए एडवांटेज होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी केस में डिसएडवांटेज भी होता है। कब होता है, कैसे होता है, ये देखना है हमें। सिचुएशन 1 को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या है कि ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स है। यहाँ पे वेरिएशन अराइजेस होता है किसके दौरान? रिप्रोडक्शन के दौरान। क्या होता है कि ऑल बीटल्स इसमें रेड होते हैं, इसमें एक बीटल ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन बीटल होता है वहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होता है, जो रेड होता है वहाँ पे भी रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके दौरान क्या होता है कि क्रो जो है आता है और रेड बीटल को खाता है। प्रोजेनी बीटल जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है, और ग्रीन को नहीं खा पाता है क्योंकि वो ग्रीन को देख नहीं पाता। क्रो कुड नॉट फीड ऑन ग्रीन बीटल एज दे camouflaged इन ग्रीन bushes। यानी जो हरी पत्तियाँ है उसके अंदर ऐसे छुप जाती है कि देखने वाले को लगता है कि वहाँ पे कोई जीव नहीं है या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई अदर चीज़ नहीं है उस पत्ती के सिवा या उस ऑब्जेक्ट के सिवा, ठीक है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को अपने आप में ढाल लेते हैं वो बीटल्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का ही ऐसा हिस्सा लगता है। Number of red beetles reduces because crow can feed red beetles, but number of green beetle increases because crow can't feed green beetles as they conflict in green bushes, because यही है रीज़न। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में थोड़े से जैसे कि किस तरीके के इसमें चेंजेस थे, अगर हम कंक्लूजन देखें तो ग्रीन बीटल गॉट अ सर्वाइवल एडवांटेजेस एज दे वर नेचुरली सिलेक्टेड एज दे वर नॉट विजिबल इन ग्रीन bushes। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज exerted by a crows, okay, resulting in the adaptation in the red beetle to fit better in their environment। तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसके वजह से एक वेरिएशन क्रिएट होता है रेड बीटल में और ग्रीन बीटल में। क्या वेरिएशन कि रेड बीटल अपने आप को कॉन्फ्लैक्ट नहीं कर पा रहे थे ग्रीन पत्तियों में, है ना, ग्रीन झाड़ियाँ यानी हरी झाड़ियों में, और जो ग्रीन बीटल थे वो एज एडवांटेज मिला था उनको, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी वो बीटल्स के हाथ में तो नहीं था ना कि अपने आप को कॉन्फ्लैक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, वो तो उनका कलर है। अब वो कलर कैसे डिसाइड हुआ है? नेचुरली डिसाइडेड है, ठीक है, एज अ नेचर का एडवांटेज मिलता है। अगर ग्रीन बुशेस वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे नेचर नहीं रहता, है ना, कोई इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, तो उनको एज अ इन्वायरमेंटल एडवांटेज नहीं मिल पाता। ओके फ्रेंड्स, तो कई बार इन्वायरमेंट भी काफ़ी यूज़फुल होती है सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला। ओके, और कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं यानी उसमें हिल डुल नहीं रहे, हिलेंगे डुलेंगे तो बीटल्स इजीली उसमें डिटेक्ट हो जाएंगे क्रो के द्वारा, क्रो इजीली डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एज ए, उनको एक तरीका उन्होंने सीख लिया कि किस तरह अपने आप को पत्तियों में छुपा लेना है। तो ये चीज़ उन्होंने सीखी, और वो सीखने में उनको वो चीज़ उनके अंदर जो आया, एक स्किल आया या एक खासियत में डेवलप हो गई, एक कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ, ठीक है, इवॉल्व हुआ है। पहले उनका नेचर कुछ और था, उनका नेचर कुछ और हुआ, थोड़ा चेंज हुआ। इवोल्यूशन यहाँ पे भी होता है इस तरह। ओके फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल में वो देखें कि ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ऑल द बीटल्स आर एक बीटल जो होता है वो ब्लू होता है और सारे बीटल्स क्या होते हैं, रेड होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, नंबर ऑफ़ बीटल्स क्या आते हैं, दोनों में इंक्रीज़ करते हैं। अब क्रो क्या करता है कि दोनों बीटल को, रेड और ब्लू को, देख भी सकता है और खा भी सकता है। नंबर रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे तो इन्वायरमेंटल कोई चांसेस नहीं हुआ, इन्वायरमेंटल कोई एडवांटेज नहीं मिला इनको, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज किसी न किसी को मिल गया। देखना, स्टिल रेड बीटल्स आर मोर और ब्लू बीटल्स फ्यूअर। ब्लू बीटल्स फ्यूअर अभी भी क्यों है, क्योंकि वो तो एक थे लेकिन रिप्रोडक्शन हो रहा था, इसीलिए वो अभी भी थोड़े तादाद में बचे हैं, लेकिन रेड बीटल से ज़्यादा नहीं है वो।
Suddenly elephant comes and now beetles left are mostly blue because most of the red beetles killed. और एक्सीडेंटली यानी अचानक से होता है, ऐसा नहीं कि कोई प्लान्ड है, ठीक है। रहने के लिए तो सिर्फ ब्लू बीटल नहीं रहते, रेड बीटल थोड़े से रह जाते हैं, लेकिन इसमें कोई प्लान नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये अचानक से हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू बीटल डिड नॉट गेट अ सर्वाइवल एडवांटेज, elephants suddenly caused a major havoc in a beetle's population, otherwise their number would have been considerably large, है ना। तो ये तो बाय चांस हुआ है ना, कोई प्लान तो नहीं है ना इसमें। From this we can conclude that the accident can change the frequency of some genes even if they do not survival, इनको सर्वाइवल एडवांटेज भी अगर नहीं मिलता तो, ओके। ब्लू बीटल को कोई सर्वाइवल एडवांटेज इस पर नहीं मिला, वो अपने आप को ग्रीन बुशेस में वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्रीन यानी ग्रीन बीटल्स को भी क्रो देख सकता था। लेकिन इस बार सर्वाइवल एडवांटेज, इन्वायरमेंटल एडवांटेज नहीं मिला, फिर भी उनको एज ए एक्सीडेंट भी एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड अ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इट लीड्स टू द वेरिएशन। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एक्सीडेंट होने से पहले हम नहीं कह सकते कि कौन सा सर्वाइवल, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। बाय एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है इसमें, ओके फ्रेंड्स। और सिचुएशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेड बीटल, ये थर्ड सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि हैबिटेट ऑफ बीटल्स जो था वो क्या है, झाड़ियाँ, पेड़ पौधों के बीच में, पत्तियों के बीच में रहते हैं, पौधे के पत्तियों के बीच में। तो सफ़र फ्रॉम अ प्लांट डिसीजेस, चलो उनको बीमारी हो गई मान लो, ठीक है। सारे बीटल्स को, या रेड हो या ब्लू, एवरेज वेट ऑफ बीटल्स डिक्रीज ड्यू टू पुअर नरिशमेंट, उनको खाना नहीं मिल पाता था। नंबर ऑफ बीटल कीप्ट ऑन रिड्यूसिंग एंड लेटर प्लांट डिसीजेस गेट एलिमिनेटेड, जब प्लांट डिसीजेस ख़त्म हो गई, नंबर एंड एवरेज वेट ऑफ बीटल्स दोनों ही इंक्रीज कर गई। तो क्या होता है, कई बार कोई सिचुएशन, अगर मान लो जिस सिचुएशन की वजह से कोई चेंज आ रहा था वो चेंज रुक जाता है अगर वो सिचुएशन ख़त्म हो जाता है। तो सिचुएशन की वजह से, किस सिचुएशन की वजह से चेंज आ रहा था, डिसीज़ आ गई थी ऐसी सिचुएशन वाली, है ना। ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें डिसीज़ हो रही थी बीटल्स को, तो सिचुएशन चेंज हो गया, अगर डिसीज़ अब नहीं हो रही बीटल्स को, ओके फ्रेंड्स। तो कंक्लूज़न क्या निकला हमारा, नो जेनेटिक चेंज, यहाँ पे कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो गेट अफेक्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई पॉपुलेशन अगर अफेक्टेड होता है तो कोई ज़्यादा मेजर जेनेटिक चेंज नहीं आता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, इन्वायरमेंटल चेंज फॉर अ शॉर्ट टर्म ओनली ड्यू टू द इन्वायरमेंट चेंज। जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज होता है तो उसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा चेंज आता है पॉपुलेशन में, फिर दोबारा इंक्रीज़ करने लग जाते हैं, ओके। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई वेरिएशन आता है तो उससे कोई इवोल्यूशन नहीं होता, ना डिवोल्यूशन होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड, काफ़ी सिंपल है, हमने पहले भी देख रखा है। दीज आर द ट्रेड्स विच आर डेवलप्ड इन अ इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेशल कंडीशंस। तो स्पेशल कंडीशंस के अंतर्गत, जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो गया, ठीक है, कोई डिसीज़ हो गई, जैसे बीटल्स में देखा था हमने। और देयर आर द ट्रेड्स विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये कोई इन्वायरमेंट केसेस का नहीं होता है, लेकिन अफेक्ट जरूर कर सकती है इन्वायरमेंट केसेस। लेकिन इसमें मोस्टली जो 90% इन्वॉल्वमेंट होता है, या 100% हम कह सकते हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। जैसे कि हम जिम उम करेंगे तभी तो हमारी बॉडी बनेगी, तो हमारी जो कैरेक्टर, बॉडी बनने वाले मसल्स बड़े हो जाते हैं, ये कैरेक्टर जो आती है ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ना कि इनहेरिटेड कैरेक्टर। And this cannot be transferred to the progeny and they can not direct evolution. लो वेट ऑफ स्टार्विंग बीटल, वेट जब कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, ऐसा तो नहीं है कि उनको उनके पेरेंट्स से ही ये चीज़ मिला था, पहले तो मोटे थे फिर बाद में पतले हो गए, ठीक है। एंड दे गेट ट्रांसफर टू द प्रोजेनी, तो ये इनहेरिटेड ट्रेट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, एक्वायर्ड ट्रेट नहीं होता। एंड दे हेल्पफुल इन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वेरिएशन इन जीन्स, हर एक जनरेशन में नए पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नए पेरेंट्स, नए सेल्स
प्रोजेनी में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोजेनी नए सेल्स, फिर दोबारा नए सेल्स, वो दो पेरेंट्स फिर दोबारा मिलते हैं, फिर वहाँ पे दो डिफरेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। हर बार डिफरेंट जीन्स होते हैं, जिससे वेरिएशन ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। कलर ऑफ आई, हेयर, ये भी बाद में चेंज हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं स्पेशिएशन क्या होता है और किस तरह स्पेशिएशन होता है। स्पेशिएशन कैसे होता है देखिए फ्रेंड्स, और एक्चुअली में स्पेशिएशन किस तरह होता है। स्पेशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन वेरिएशन इज़ कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन कैसे, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, किस लिए, क्या करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर। जैसे मान लो बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई तो एक पाइपलाइन थी, मान लो एक जगह पानी भर गया तो पहले पानी भरने से पहले दो गांव है, दो गांव के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, वहाँ पे पानी भर गया बारिश होने से। पहले क्या था कि बारिश नहीं था तो इधर उधर जा सकते थे, लेकिन अब गड्ढे में पानी भर गया तो इधर उधर जाना पॉसिबल नहीं होता। इससे क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन या वहाँ पे पॉपुलेशन इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी। जब इंटरब्रीड नहीं हो पाता तो एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए इंटरब्रीड नहीं हो पाता। फिर उससे क्या होता है, स्पेशिएशन क्रिएट होता है, इन नए वेरिएशंस क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। स्पेशिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द जियोग्राफिकल फैक्टर, और स्पेशिएशन के दौरान क्या होता है, नए वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, वेरिएशंस क्रिएट होना कम हो जाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जीन फ्लो क्या होता है, अकर्स बिटवीन द पॉपुलेशन देयर डेट आर पार्शली बट नॉट कम्प्लीटली। दोनों पार्शली अलग होते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन कम्प्लीटली अलग नहीं होते हैं, ठीक है। इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जीन फ्लो होता है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है लोकल पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, यहाँ पे रैंडम चेंजेस होते हैं। जैसे कि मान लो जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरह होगा, जैसे कि एक टाइप की जो जीन्स है वो मेजॉरिटी में है, और एक टाइप की जीन्स है जो जीन्स की पॉपुलेशन जो है वो माइनॉरिटी में है। लेकिन किसी जैसे हमने एक बार बीटल के केस में देखा था कि नंबर ऑफ़ बीटल्स ज़्यादा थे और नंबर ऑफ़ बीटल्स फिर एक केसेस में कम हो गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बहुत बड़ा हैवॉक अगर इन्वायरमेंट में एक सडन एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी टाइप ऑफ पॉपुलेशन, एक टाइप की जो जीन्स की पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो जाती है, थोड़ी बच जाती है, इतनी बच जाती है कि वो जो पहले माइनॉरिटी टाइप ऑफ जीन्स की पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट राइज होता है, जिससे क्या होता है, यानी एक जेनेटिक मोर, तो जो पहले माइनॉरिटी में थी वो अब जेनेटिक मेजॉरिटी हो जाती है, वो जीन्स मेजॉरिटी में आ जाती है, और जो पहले मेजॉरिटी में थी वो माइनॉरिटी में आ जाती है, ठीक है। जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी जिन जीन्स की वो कम हो जाती है, और जो कम थी वो ज़्यादा हो जाती है, पॉपुलेशन चेंज हो जाता है जीन्स का। हाँ तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट तो हमने समझ लिया। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, बेसिकली द प्रोसेस बाय विच द नेचर सिलेक्ट्स एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर सूटेबल एंड एडेप्टेड पोसेस अ फेवरेबल वेरिएशन। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नेचर क्या करती है, सिलेक्ट करती है उन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, सिलेक्ट करती है नेचर किसको, ऑर्गेनिजम्स को, और क्या करती है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है उन ऑर्गेनिजम्स को विच आर मोर सूटेबल, जो ज़्यादा सूटेबल होते हैं उस इन्वायरमेंट को एडेप्ट करने के लिए, उस वेरिएशन को, फेवरेबल वेरिएशन को एडेप्ट करने के लिए और उसको उसमें रहने के लिए, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को नेचर सिलेक्ट करती है और उनको
और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, तो ये है नेचुरल सिलेक्शन। ओके फ्रेंड्स, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पहले से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। अब देखते हैं फ्रेंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द माउंटेन रेंज, रिवर्स एक्सेट्रा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू विच देयर इज़ नो फ्लो ऑफ जीन्स बिटवीन द सेपरेटेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन बेसिकली कुछ नहीं है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से दो पॉपुलेशन के बीच में एक आइसोलेशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो सेम पॉपुलेशन की ब्रीड है वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन की ब्रीड्स इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो इससे क्या होता है, वेरिएशन इतना क्रिएट नहीं हो पाता, इवोल्यूशन भी नहीं हो पाता। ओके फ्रेंड्स, तो पॉपुलेशन जो होता है जैसे कि इसमें देख सकते हैं, जेड पॉपुलेशन जो है वो Z1 और Z2 के बीच में एक बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, रिवर, माउंटेन और अदर थिंग्स। ओवर मैनी एंड मैनी जनरेशन क्या होता है, रिजल्टिंग इन एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशन इन सब पॉपुलेशन ऑफ Z1 एंड Z2। ठीक है, अब ये जियोग्राफिकल बैरियर हमेशा थोड़ी रहेगा, कभी ना कभी तो हटेगा। इससे एक होता है जेनेटिक रिजल्ट इन एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशन। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट एक्युमुलेशन होता है, डिफरेंट वेरिएशन के, डिफरेंट एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट वेरिएशन। ठीक है, जिससे जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। और इससे क्या होता है, नेचर इनमें नई नई एबिलिटी आती है, तो नेचर इनको सिलेक्ट करती है एक नए इन्वायरमेंट पे रहने के लिए। ठीक है, सब पॉपुलेशन Z1 एंड Z2 इनकेपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, तो रिप्रोडक्टिव बैरियर आ जाता है, जिससे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज होता है। ओके, जो कि इन दोनों से ही अलग होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो टेक्स प्लेस ड्यू टू द सेवर चेंज इन DNA। ठीक है, और DNA में सेवर चेंज कैसे आएगा, जब मेजॉरिटी टाइप ऑफ जीन्स जो होगी वो माइनॉरिटी में आ जाती है, और माइनॉरिटी वाले जो होते हैं मेजॉरिटी जीन्स बन जाते हैं। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन क्या है एक्चुअली में, बोथ द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन जो होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़ जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब वो किस स्पीसीज से रिलेटेड है, कहाँ से वो किस स्पीसीज से इवोल्यूट हुई है। जैसे छिपकली होती है, उसको हम कहते हैं कि डायनासोर की प्रजाति है। कैसे पता चलता है, छिपकली की पूँछ होती है, डायनासोर की पूँछ होती है। छिपकली का जो मुंह का आकार होता है वो डायनासोर के मुंह के आकार के जैसा होता है, थोड़ा छोटा होता है लेकिन वो मैच करता है। उसके स्केलेटन को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो होमोलॉगस होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होते हैं बेसिकली। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज हैव इन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। तो कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि ज़्यादातर कैरेक्टर अगर सेम होंगे दोनों के, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो दोनों क्लोजली रिलेटेड होंगे। द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव कॉमन एंसेस्टर। यानी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ साल पहले यानी ज़्यादा समय पहले उनके एंसेस्टर रहे होंगे। ज़्यादा समय पहले नहीं रहे होंगे, कुछ समय पहले ज़रूर रहे होंगे। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म अलाउज अस टू ग्रुप देम टुगेदर एंड स्टडी देयर कैरेक्टर। सिमिलैरिटी हुई तो एक ग्रुप में तो ज़रूर आएंगे ना। और ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी, अब इवोल्यूशनरी रिलेशन को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें होती है जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन्स को हम ट्रेस कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इनके स्ट्रक्चर सेम है। तो जैसे कि छिपकली का मुंडी और डायनासोर का मुंडी, दोनों का मुंडी का जो आकार होता है, जो हड्डियों का शेप होता है, वो थोड़ा सा सेम सा लगता है। ओके, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं,
लास्ट पेज पे मिलेगा हमें इसका आंसर। फ्रेंड्स देखते हैं मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि क्या करती है, डील करती है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फीचर। ठीक है, तो यही होमोलोगस ऑर्गन्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और मॉर्फोलॉजिकल मतलब उस ब्रांच से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। एंड हैव अ सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्लान ओरिजिनेटेड बट डिफरेंट फंक्शन। तो इससे हमें ये पता चलता है जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय टेलिंग अस दैट दे आर ड्राइव फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स। तो जो उनके एंसेस्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं देयर आर द और, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि 4 लिम्स ऑफ हॉर्स जो होते हैं वो रनिंग के लिए काम आते हैं, विंग्स ऑफ बैट फ्लाइंग के लिए काम आते हैं, जो कैट के पंजे होते हैं वो चलने के लिए काम आते हैं। तो ये सेम बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन इनका जो काम होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे एनालॉगस ऑर्गन्स जो होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना इनसे हमें पता लगाने में मदद मिलता है कि ये इनका जो एंसेस्टर थे वो सेम थे कि नहीं थे, ये स्टडी करने में मदद मिलता है। तो एनालॉगस ऑर्गन्स भी कुछ इसी तरह होते हैं। बेसिकली दीज आर द ऑर्गन्स डेट आर डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट होता है। डिफरेंट ओरिजिन होने का मतलब क्या है कि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट सेम फंक्शन सेम होने का मतलब कि कुछ समय पहले इनके एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे तभी तो इनका फंक्शन भी सेम है। ठीक है, एक ही स्पीसीज से कभी कभी ताल्लुक़ करते होंगे। एनालॉगस ऑर्गन्स प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन। ओके, विंग्स ऑफ बैट, एलोलेंगेड फिंगर विद स्किन फोल्ड, फिंगर ऑफ बर्ड, तो feathering covering along the arm, different basic structure but form a similar function। सिमिलर फंक्शन क्या है? फ्लाइट। तो एक ही रेप्टाइल से मान लो अगर ये इवॉल्व होना स्टार्ट किए होंगे तो इन सब का जो स्पीसीज़ होगा वो भी एंसेस्टर जो होंगे वो भी सेम होंगे। जैसे आज के ज़माने में जो बर्ड है वो कहाँ से इवॉल्व किए होंगे? पहले के टाइम पे डायनासोर्स उड़ते नहीं थे बहुत पहले, लेकिन धीरे धीरे वो उड़ना भी स्टार्ट कर दिया। तो वो पहले किसके एंसेस्टर रहे होंगे? यानी वो जो स्पीसीज़ है उनके एंसेस्टर कौन रहे होंगे? रेप्टाइल्स ही रहे होंगे। और रेप्टाइल्स को कहा जाता था कि पहले के टाइम पे वो एक्वाटिक एनिमल्स से रिलेटेड थे। तो रेप्टाइल्स के एंसेस्टर कैसे रहे होंगे? एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है फ्रेंड्स, फॉसिल्स जो होते हैं वो भी बेसिकली पैलियोनटोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। पैलियोनटोलॉजिकल ये क्या है? बेसिकली एक स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइफ, पुराने ज़माने के लाइफ को स्टडी करने में हेल्प मिलता है इससे। ठीक है, जैसे कि फॉसिल्स, जैसे रिमेन्स मतलब जो सड़ गल के बच जाते हैं उनके बॉडी पार्ट या तो उनका पूरा बॉडी पार्ट। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ें हैं। फॉसिल्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, फॉसिल्स होता क्या है, यही है। ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स ऑफ आर्क्योपेट्रिक्स पोजेज अ फीचर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड। इससे क्या हमें देखने को मिलता है कि रेप्टाइल्स से ही, यानी जो बर्ड्स के एंसेस्टर रहे होंगे वो रेप्टाइल्स रहे होंगे, है ना, उन्हीं से वो इवॉल्व हुए होंगे। तो दीज गेट्स द बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ फॉसिल्स के, जैसे एमोनोनाइट जो होता है फॉसिल ऑफ इन्वर्टिब्रेट। इन्वर्टिब्रेट मतलब जिनके पास स्पाइनल कोड नहीं होता। ओके, इन्वर्टिब्रेट मतलब वो जिनका स्पाइनल कोड नहीं होता, जैसे कि फिशेस जो होती है, रेप्टाइल्स हो गई, एम्फीबियन, बर्ड, ठीक है, मैमल्स। अब ट्राइलोबाइट ये क्या होता है, फॉसिल ऑफ इन्वर्टिब्रेट, ये भी उन्हीं का प्रजाति है। काइनाइगिटिया ये ऐसे ही फॉसिल ऑफ फिश होता है। रेजोसोरस फॉसिल ऑफ डायनासोरस। एज ऑफ फॉसिल कैसे डिटेक्ट किया जाता है, ये काफ़ी वो होता है, बड़ा प्रोसेस होता है, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और ब्रीफ में ही हमें इसकी नॉलेज चाहिए होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, डीपर द फॉसिल, यानी जितने नीचे हमें फॉसिल्स मिलते हैं, यानी जितने नीचे लेयर में हमें फॉसिल्स मिलते हैं उतने ही ज़्यादा वो ओल्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड ओल्ड रेटिस। ओके, ये हमें याद रखना है। टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, तो वो रिसेंट फॉसिल है, रिसेंटली वो गया हुआ नीचे, दब गया हुआ, और जितना नीचे लेयर पे है उतना ही ज़्यादा वो पुराना है। डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल, दैट इज़ द रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी बाहर कितनी अमाउंट है रेडियो कार्बन की और उस फॉसिल के अंदर कितनी बची है, और फॉसिल के अंदर एक अमाउंट ऑफ, एक मोल ऑफ रेडियो कार्बन या एक पार्टिकल जितने भी है वो कितने टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में। जितना वो ख़त्म हो चुका होगा उतना ही उस फॉसिल का, यानी कुछ तो टाइम लगता होगा, और जितना टोटल अमाउंट होगा वो तो हमें बेसिकली पता चल जाता है। ठीक है, वो कैसे पता चलता है, क्योंकि फिक्स्ड रेशो में होता है हर एक ऑर्गेनिजम्स में रेडियो कार्बन। ठीक है, और वो जितना डिके होगा, एक फ़िक्स टाइम होता है उसका डिके होने का, और जितने अमाउंट में डिके हो गया वो उस फिक्स टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना टाइम हमें मिल जाएगा जितना डिके हो गया होगा। ठीक है, कितना डिके होता है वो कैसे पता चलता है, वो एक रेशो से हमें पता चलता है। अब पूरा हमें डिटेक्ट तो करने को नहीं आएगा पेपर में, हमें पता होना चाहिए सिर्फ होता क्या है। इवोल्यूशन बाय स्टेज। इवोल्यूशन टेक्स प्लेस बाय स्टेज, है ना, बिट बाय बिट प्रोसेस है ना, और बहुत सारे जनरेशन में, हर एक जनरेशन में एक न्यू स्पीसीज़ इवॉल्व ज़रूर होती है, और बहुत सारे जनरेशन लग जाती है एक न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज़ या एक इवोल्यूटेड स्पीसीज़ को जनरेट होने में। ओके, तो फिटनेस एडवांटेज होते हैं कुछ। इवोल्यूशन ऑफ आइज़, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट सडन प्रोसेस। ठीक है, जैसे ह्यूमंस है, 4 पैरों पर चलते चलते 2 पैरों पर चलने के लिए उनको 2-3 साल तो नहीं लगा होगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेजर चेंजेस जैसे कि डीएनए, हाउएवर इट टेक प्लेस बिट बाय बिट ओवर अ जनरेशन। जैसे कि फ्लैट वॉर्म जो होता है उनकी रूडिमेंट्री आइज़ होती है। रूडिमेंट्री आइज़ का मतलब होता है कि अनडेवलप्ड आइज़, जैसे कि उनकी आईब्रोज नहीं होती, उनके आई के ऊपर जो स्किन होती है, जो जिसको हम बंद करते हैं तो हमें अंधेरा अंधेरा दिखता है ना, वैसी स्किन नहीं होती। जैसे स्नेक होता है, उनका भी रूडिमेंट्री आइज़ होती है। ओके, जैसे छिपकली हो गई, मछली हो गई, वो सोती भी है तो लगता है कि जग रही है, क्योंकि उनके पलक होते ही नहीं झपकाने के लिए। ठीक है, अनडेवलप्ड नहीं होते, अनडेवलप्ड होते हैं। और जो हमारी आइज़ होती है पूरी डेवलप्ड होती है, हमारे आइज़ में सब कुछ होती है। इंसेक्ट हैव अ कंपाउंड आइज़। कंपाउंड आइज़ होने का मतलब है कि उनकी आइज़ दोनों जुड़ी होती है, और कंपाउंड आइज़ का एक फ़ीचर होता है कि वो 2 ऑब्जेक्ट को डिफरेंट देखती है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइंड नहीं देखती। ठीक है, उनके बीच में एक लाइन बनी होती है।
एक अलग ही एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखता है हमें, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखता हमें। ह्यूमन हैव अ बाइनोकुलर आइज। बाइनोकुलर आइज मतलब होता है कि दोनों आइज़ को हम मिलाकर एक 3D ऑब्जेक्ट को, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ओके, फंक्शनल एडवांटेज क्या होता है इस सब का? ये सब तो था कैसा एडवांटेज, फिटनेस, यानी उनके फिज़िकल चीज़ों से रिलेटेड था। लेकिन ये सब चीज़ें जो थी, अब ये फंक्शनल एडवांटेज कैसे मिलता है? इवोल्यूशन जब होता है, जैसे कि उनके पंखों का इवोल्यूशन हुआ, जैसे पहले जो प्रोवाइड इवोल्यूशन इन कोल्ड, जैसे उनके जैसे पंख होते हैं, ठीक है, रोए होते हैं, लेदर, बट दे लेटर क्या हुआ, थोड़े समय बाद बिकम यूज़फुल फॉर फ्लाइट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उनके फंक्शन में भी एडवांटेज मिल गया, पहले जो काम करते थे उससे भी ज़्यादा अच्छे चीज़ें उनको मिलने लग गई इवोल्यूशन के कारण। डायनासोर्स हैज़ अ फैदर बट कुड नॉट फ्लाई यूजिंग feathers, but birds seems to later adapted their features to flight. Okay, evolution by artificial selection. The humans have been a powerful agent in modify a wild species to suit their own requirement throughout the ages by using a artificial selection. Okay, तो इसमें क्या है कि ह्यूमंस जो है वो एक पावरफुल एजेंट है। क्यों एज अ पावरफुल एजेंट है? क्योंकि अपने वाइल्ड स्पीसीज़ को मॉडिफाई कर देती है अपने आसपास की यानी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। अभी देखते हैं जैसे वाइल्ड कैबेज है, मैनी उसकी वैराइटीज़ है, जैसे ब्लैक प्लूरी, कैलीफ्लावर, रेड कैबेज, कैबेज एंड कोलरबी, ये सारी जो वैराइटीज़ है ये वाइल्ड कैबेज से बिल्कुल अलग है। ये वाइल्ड कैबेज में नहीं आती है, ये वैसी कैबेज होती है जो हम ह्यूमंस खा सकते हैं। तो वाइल्ड स्पीसीज़ को उन्होंने ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि अपने स्पीसीज़ के टाइप में कंफर्म हो सके, कंफर्टेबल हो सके। वीट की बहुत सारी वैराइटीज़ होती है जिसको मॉडिफाई किया गया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। मॉलिक्यूलर फियोलॉजी क्या होता है? मॉलिक्यूलर फियोलॉजी जो होती है एक स्टडी होती है जो बेस्ड होती है इस आइडिया पे कि जो ज़्यादातर जो चेंजेस होती है डीएनए में वो रिप्रोडक्शन के दौरान होती है और ये एक बेसिक इवेंट होता है, तो इस आइडिया पर बेस होती है। ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो मोस्ट ऑफ द डिस्टेंटली रिलेटेड होती है, तो वो ज़्यादा वेरिएशन को एक्यूमुलेट करती है डीएनए में। ओके फ्रेंड्स, ये सब कुछ आइडियाज़ होते हैं जिस पे बेसिस होती है इनकी स्टडी। Human evolution. Although there is a great diversity of human forms all over the world, yet all are a single species. तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन्स इवोल्यूशन जो है टूल टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स कौन कौन से होते हैं? इवास्केटिंग, टाइम डेटिंग, फॉसिल, डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए किस सीक्वेंस में होते हैं उसको एज अ कोडिंग जिस टाइप में कोडेड होते हैं उसको समझना होता है। ये सब टूल्स होते हैं ह्यूमन्स की इवोल्यूशन को समझने के लिए। ओके, और यहाँ पे इस टूल्स की हेल्प से जब हमने स्टडी किया इन सब को तो हमें ये देखने को मिला कि जितने भी ह्यूमन स्पीसीज़ थे वो सभी एक ही एरिया से पूरे वर्ल्ड में फैले थे। वो जो एरिया था अफ्रीका का था, ठीक है। अर्लीस्ट मेंबर एरोस फ्रॉम अफ्रीका, जो सबसे पहला मेंबर था वो अफ्रीका में क्रिएट हुआ था, ठीक है। दे डू नॉट गो इन अ सिंगल वे, हम देख सकते हैं सिंगल वे में तो नहीं गए। दे वेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वो एक जगह पे आए फिर वापस उसी जगह पे गए। दे वेंट फॉर मूव्ड इन और आउट ऑफ अफ्रीका एंड सम टाइम कम बैक टू द मिक्स विद ईच अदर, तो कई बार बहुत जगह से घूमकर एक ही जगह पे भी आए थे वो, ठीक है। ह्यूमन स्पीसीज़ ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह पे वापस नहीं जाते। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी अब देखते हैं फ्रेंड्स। जीन्स क्या होते हैं? मेंडल यूज द टर्म जीन्स फॉर अ जीन, ठीक है, एक जीन के लिए एक टर्म यूज़ किया जीन।
एक्चुअली में जीन क्या है, एक यूनिट ऑफ डीएनए होता है जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस करेक्टर के लिए, यानी वो करेक्टर जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, उस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए। एलील क्या होता है, एक पेयर ऑफ जीन्स होता है, ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन्स। एक डीएनए में बहुत सारे टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वेरिएंट में होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। उन सभी टाइप के जीन्स को हम कहते हैं एलील्स। एंड अल्टरनेटिव ऑफ द सेम फिनोटाइप करेक्टर, एक ही हाइट के बहुत सारे टाइप के, जैसे ये हाइट है, ये भी हाइट का करेक्टर है, ये अभी हाइट का जीन है, ये भी हाइट का जीन है, लेकिन दोनों का जो फ्रेंड्स अब देखते हैं हेट्रोजाइगस होता है ये। तो इसमें जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स में जो जीन्स इंक्लूडेड होते हैं वो सेम टाइप के, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि इसमें जो जीन है वो एक रिसेसिव ट्रेट का है और एक डोमिनेंट ट्रेट का है। डोमिनेंट ट्रेट का कैपिटल टी है, रिसेसिव का स्मॉल टी है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें होमोजाइगस में क्या होता है, इसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होता है वो सेम ट्रेट से होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें दोनों रिसेसिव है। डोमिनेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। और रिसेसिव क्या होता है, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जब उसके दोनों पेयर्स जो होंगे वो रिसेसिव होंगे, यानी जो पेयर्स में जो इंक्लूडेड जीन्स होंगे वो दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स के होने चाहिए, तभी वो एक्सप्रेसिव होंगे। लेकिन डोमिनेंट में होता है कि एक ट्रेट अगर भी डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा तब भी वो एक्सप्रेस कर सकता है, दोनों डोमिनेंट होना ज़रूरी नहीं है। जीनोटाइप रेशो क्या होता है, एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो कि डिटरमाइन करता है क्या, कैरेक्टर। जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है, जीन्स से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जीन्स को हम स्टडी करते हैं, जीन्स को चेक करते हैं कि जीन्स डिफरेंट है कि नहीं है। जो डिफरेंट है उनको अलग काउंट करते हैं, जो सेम होते हैं उनको एक साथ काउंट करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, बेसिकली जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है। माइक्रो एवोल्यूशन, इट इज़ द एवोल्यूशन विच इज़ अ स्मॉल स्केल, बहुत छोटे स्केल पे ये एवोल्यूशन होती है और ये मेजर एवोल्यूशन में हेल्प करती है। स्पीसीज़ क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन दैट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग, जो इंटरब्रीड भी कर सकती है और ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकती है। और ये सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, ना कि डिफरेंट। ह्यूमंस में जो जितनी भी स्पीसीज़ होती है उनको सबको होमो स्पीसीज़ के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और जर्म सेल्स, बेसिकली ये जर्म सेल्स होते हैं और इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। एंड कंटेनिंग हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशन से रिलेटेड ऐसे ट्रेट्स जो ट्रांसफ़र हो सके वैसे इंफॉर्मेशन इसमें कंटेन होता है। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड
और ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में, और विच कैरीज अ ट्रेट जो कि क्या हो सकता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये कोडेड फॉर्म में होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। बता ही रखा है ये चीज़ तो मैंने। फ्रेंड्स अब देखते हैं इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद अ प्रोग्रेस। तो सिंपल सा है, स्टेप में पढ़ लेंगे। Evolution has resulted in the generation of new varieties species. During the process of species new species formed. Speciation क्या होता है? Geographical isolation होता है जिसके कारण डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ इंटरब्रीड करते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट होते हैं, जिससे क्या होता है न्यू स्पीसीज़ क्रिएट होती है। दिस डज नॉट मीन डैट द ऑल स्पीसीज़ आर एलिमिनेटेड। इसका मतलब नहीं है कि पुरानी स्पीसीज़ गायब हो गई, वो भी है। अ सिलेक्शन इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रेशर। तो ये सब तो पता ही है हमें। द न्यूली फॉर्म्ड स्पीसीज़ मे और मे नॉट बी सुपीरियर। तो हो सकता है कि वो डोमिनेंट वो पुराने स्पीसीज़ से ज़्यादा अच्छी हो, और हो सकता है कि पुराने स्पीसीज़ से अच्छी ना हो। ठीक है, जैसे डायनासोर पहले कितने बड़े बड़े थे, अब कितने छोटे छोटे स्पीसीज छिपकली के रूप में आ गए। और ह्यूमंस पहले कितने स्मार्ट, अब कितने स्मार्ट है, पहले इतने स्मार्ट नहीं थे, खाना पका के भी नहीं खा सकते थे। तो ये कुछ होते हैं कि कुछ ज़्यादा सुपीरियर हो सकते हैं अपने पुराने एंसेस्टर से, और नहीं भी हो सकते हैं। It just that the phenomena of genetic drift and natural selection have favored the production of this species. Natural selection क्या हो सकता है? फेवर्ड में हो भी सकता है, फेवर्ड में नहीं भी हो सकता है। They have a different body design and are unable to interbreed with older population. ठीक है, इनके बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट हो सकते हैं और अनेबल भी हो सकते हैं। अगर बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट होंगे तो इंटरब्रीड करने में अनेबल रहेंगे, यानी एबिलिटी नहीं होती है। अगेन इज इट नोट डैट द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ओल्डर ऑर्गेनिज्म वर इनसफिशिएंट। फिर ऐसा नहीं है कि उनके पुराने जो ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी डिज़ाइन अगर अलग है तो वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, या वो उनका बॉडी डिज़ाइन किसी काम का नहीं है। वो काम का हो भी सकता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में काम का नहीं हो सकता। केसेस का फ़र्क होता है इसमें। दिस फैक्ट इज़ रिलेवेंट दैट द सिंस इवन टुडे मे ओल्डर एंड सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टिल सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो ह्यूमन स्पीसीज़ इतनी पुरानी है, लाखों साल पहले इन्वेंट हुई थी, आज भी वो जिंदा है। तो पुरानी स्पीसीज़ ऐसा नहीं है एलिमिनेट हो जाती है, वो किसी न किसी स्पीसीज़ के रूप में रहती है। Therefore, the process of evolution can't be equated with the degree of progress made by the equated to the degree of the process made by the man. तो क्या होता है बेसिकली कि सिंपल वे में अगर याद रखना चाहे तो इवोल्यूशन जो है वो एडवांटेज फेस में भी हो सकती है और डिसएडवांटेज। अगर इवोल्यूशन होता है तो उसका जो रिज़ल्ट होता है हो सकता है कि ऑर्गेनिज़म्स के लिए एडवांटेज भी हो, और हो सकता है ऑर्गेनिज़म्स के डिसएडवांटेज में भी हो सकता है। लेकिन प्रोग्रेस जो होता है उसको हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा कुछ फ़ायदे में ही होता है, यानी एक ऑर्गेनिज़म्स के हिस्से में ही होता है। ऐसा नहीं उसके नुकसान में जाता है, उसके फ़ायदे में रहता है हमेशा। प्रोग्रेस कभी भी होगा तो उससे एक ऑर्गेनिज़म्स की तरक्की होती है, ना कि वो और नीचे चला जाता है। लेकिन इवोल्यूशन में वो नीचे भी जा सकता है, वो ऊपर भी जा सकता है। वो अपने एंसेस्टर से ज़्यादा सुपीरियर भी हो सकता है, वो अपने एंसेस्टर से ज़्यादा सुपीरियर नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।